Welcome, my dear students. In this session, we are going to discuss another practice set on data interpretation. There will be total 20 questions and multiple DI sets, some with 2 questions, some with 3, some with 4. And you can download the practice set from the Telegram group CATZAT-MBA and connect with me on Telegram at ADITYAKT. So make sure to first download the PDF, the mock PDF from the Telegram group. Practice it yourself and then watch the solutions. Okay, so let us start solutions now. Question number 1. There is a production pattern for number of units in cubic feet per day that is given in the table, and for a truck that can carry 2000 cubic feet, hiring cost per day is rupees 1000 and storing cost per cubic feet is rupees 5 per day. So we've been given number of units per day that are being produced. तो डे 1 पे 150, डे 2 180, डे 3 120 एंड सो ऑन. दिस इज द डेटा. और क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ऑल द यूनिट्स शुड बी सेंट टू द मार्केट, all the units should be sent to the market, then on which days should the truck be hired? और पर्पस क्या है हमारा? टू मिनिमाइज द कॉस्ट. टू मिनिमाइज द कॉस्ट. और कॉस्ट हमारी दो तरह की है. फर्स्ट इज हायरिंग कॉस्ट ऑफ द ट्रक एंड हायरिंग कॉस्ट ऑफ ट्रक इज रुपीज 1000 और कैपेसिटी ट्रक का है it can carry 2000 cubic feet. Okay, or number of units is in cubic feet itself. And second is storing cost. The storing cost is 5 rupees per day per cubic feet. Per cubic feet. So effectively hiring cost और storing cost कब हमारा equal हो जाता है? When there are 200 cubic feet and we have to store for a day. तो 200 cubic feet के लिए storing cost will be equal to 5 into 200, 1000 rupees, and that is equal to hiring cost of a truck. So if there is a storing cost greater than 1000 rupees, if there is a storing cost greater than 1000 rupees, it will be preferable to hire a truck and send it to the market. Isn't it so? जब भी हमारा 1000 rupees से ज्यादा का कॉस्ट हो जाएगा स्टोरिंग का, सो वी शुड प्रेफरेबली हायर अ ट्रक एंड सेंड इट अवे. दैट इज व्हाट द लॉजिक इज. तो इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल डे नंबर 1 की बात करें. डे 1 पे देयर आर 150 यूनिट्स या 150 क्यूबिक फीट है मटेरियल, और उसका स्टोरेज कॉस्ट कितना होगा? स्टोरेज कॉस्ट विल बी 150 into 5, 750 रुपीज फॉर दैट डे, विच इज डेफिनेटली लेस देन 1000 रुपीज. सो फर्स्ट डे पे तो हमें नहीं सेंड करना है उसको मार्केट में, बट डे 2 पे 150 क्यूबिक फीट इज ऑलरेडी देयर, इट इज ऑलरेडी देयर. ठीक है, प्लस एडिशनली 180 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 180 क्यूबिक फीट इज प्रोड्यूस्ड, अब हो गया है 330 और मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी 1650 रुपीज, विच इज ग्रेटर देन 1000 रुपीज डेफिनेटली. तो अब इसको स्टोर करने का मतलब नहीं है, स्टोर करोगे तो फालतू का पैसा जाएगा. सो क्लियरली इसको मार्केट पे सेंड कर देना चाहिए. तो हायरिंग कॉस्ट विल बी मच लेसर. तो सेकेंड डे पे इट शुड बी सेंड टू द मार्केट. दैट इज द लॉजिक. तो सेकेंड डे पे हम सेंड कर देंगे मार्केट पे. सिमिलरली थर्ड डे पे 120 के लिए 600 कॉस्ट आएगा, विच इज लेस देन 1000, बट फोर्थ डे पे वी विल बी सेंडिंग इट टू द मार्केट. और बाय द सेम लॉजिक फिफ्थ पे 160 इज अफोर्डेबल, 6 डे पे वी कैन सेंड इट टू द मार्केट, बट फिर 7 डे को भी मार्केट को हमें सेंड करना पड़ेगा. इजंट इट सो? तो सेकेंड, फोर्थ, 6th एंड 7th कुड बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन. इट कुड बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन, बट क्या इससे भी ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है हमारा? सेकंड, फोर्थ, 6th और 7th कुड बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन, बट क्या इससे भी ज्यादा ऑप्टिमल हो सकता है? बिकॉज एक हमें ऑप्शन गिवन है सेकंड, फोर्थ, 6th एंड 7th, एंड अनदर ऑप्शन इज टू सेकंड, फोर्थ, 5th एंड 7th. ऐसे दो ऑप्शंस क्यों है? बिकॉज अल्टीमेटली हमें सारे के सारे यूनिट्स को मार्केट पे तो भेजना ही भेजना है. ऑल द यूनिट्स आर टू बी सेंट टू द मार्केट. तो एट द लास्ट 7th डे पे तो हमें भेजना ही पड़ेगा. और ऐसा हम कर नहीं सकते कि हम सेकंड डे पे करें, 4th डे पे करें. सेकंड और 4th पे तो पक्के से हमें भेजना है मार्केट पे, बट इसके बाद में 5th और 6th पे ना करें और डायरेक्टली 7th पे करें. क्योंकि अगर ऐसा करेंगे 5th और 6th पे, तो 6th वाले डे पे हमारा 160 प्लस 120 280 क्यूबिक फीट हो जाएगा, और उसका जो स्टोरेज कॉस्ट है दैट विल बी अलॉट हायर देन 1000 रुपीज. तो डेफिनेटली हमें 5th और 6th में से किसी एक दिन तो डेफिनेटली ट्रक को मार्केट में सेंड करना पड़ेगा. इजंट इट सो? तो अगर हम 6th डे पे सेंड करते हैं तो हमारा स्टोरेज कॉस्ट क्या आ रहा है उस केस में? इफ वी आर सेंडिंग द ट्रक टू द मार्केट ऑन द 6th डे, तो स्टोरेज कॉस्ट आ रहा है 160 क्यूबिक फीट के लिए, 160 के लिए. तो सेकंड, फोर्थ, 6th और 7th के केस में स्टोरेज कॉस्ट जो आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस की बात करें, बाकी सब कॉमन है,
ठीक है, बाकी सब कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, स्टोरेज कॉस्ट में आएगा, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ के कंपैरिजन में। तो 6 डे पे अगर हम सेंड कर रहे हैं तो स्टोरेज कॉस्ट होगा हमारा 160 इंटू 5, 800 रुपीज का, ये 5th डे का स्टोरेज कॉस्ट है। और अगर हम 5th डे पे सेंड कर रहे हैं तो 6 डे वाला स्टोरेज कॉस्ट होगा जो आएगा 120 इंटू 5, which is 600 rupees, definitely lesser than the first scenario. तो preferable case होगा हमारा second, fourth, fifth and seventh, option C. Option C will be the answer. Is that clear? Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम डेटा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द स्टोरेज कॉस्ट इज रिड्यूस टू ₹0.8 पर क्यूबिक फीट। तो अभी इनिशियली था ₹5 और अब एकदम से जंप करके रिड्यूस कर दिया है ₹0.8 पे। तो देन ऑन विच डे और डेज द ट्रक शुड बी हायर्ड, ट्रक को कौन से डेज पे हमें हायर करना चाहिए इन द सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में हमारा स्टोरेज कॉस्ट इज वेरी वेरी लो, 0.8 रुपीज पर डे, और हमें इस केस में भी क्या करना है, हायरिंग कॉस्ट की पैरिटी देखनी है इससे। एज लॉन्ग एज हमारा हायरिंग कॉस्ट पर डे जो है दैट इज लेसर देन 1000, आई मीन उससे लेस हमारा स्टोरेज कॉस्ट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजंट इट सो। उससे लेसर कॉस्ट आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है उस केस में। इज दैट क्लियर? तो अपना कॉस्ट देख लेते हैं, हायरिंग का कितना आ रहा है, ठीक है, और स्टोरेज का कितना आ रहा है। तो सारे डेज के लिए डे 1 पे 150 है यूनिट्स है, डे 2 पे 150 प्लस 180 है यानी 330 हो गया, डे 3 पे 330 प्लस 150 450 हो गया, डे 4 पे 450 प्लस 250 दिस इज 700, डे 5 पे दिस इज 860, डे 6 पे 980 और डे 7 पे 1130 टोटल हो गया। नाउ स्टोरेज कॉस्ट फॉर डे 1 इज 150 इंटू 0.8 120, डे 2 के लिए 330 इंटू 0.8 दिस विल बी 240 प्लस 24 264। तो क्लियरली इट इज मच लेस देन 1000, तो अभी तो हमें कोई जरूरत नहीं है, डे 2 पे तो नहीं भेजना है, पक्की बात है। 450 के लिए दिस विल बी 360 एंड देन फॉर डे 4 दिस विल बी 700 यानी 560। अगर हम यहाँ पे इस केस में डे 4 पे अगर हम हायर करते हैं, ठीक है, बिकॉज एक केस हो सकता है हमारा कि डायरेक्टली हम 7 डे पे हायर करें, बिकॉज अगर 7 डे का हम स्टोरेज कॉस्ट भी देखें तो 1130 इंटू 0.8 कितना होगा, दिस विल बी लेसर देन 1000, लेसर देन 1000। तो 1130 इंटू 0.8 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 800 880 24 11 अरे एक सेकेंड, 880 प्लस 24 इज 904 विच इज लेस देन 1000। ओके, दो केसेस हमें देखने पड़ेंगे, एक तो डायरेक्टली हम 7 डे के बाद में सेंड करें तो कॉस्ट देखते हैं, और सेकंड केस कि हम 4th डे और 7 डे पे सेंड करेंगे तो क्या सिनेरियो आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, कॉस्ट हमारा किस केस में मिनिमम होगा। ओके, 5th डे पे वैल्यू क्या आ रहा है, 860 800 इट इज 640 और 48 688 और यहाँ पे वैल्यू आएगा दिस विल बी अराउंड 800 से 16 कम यानी कि 784, दिस इज द वैल्यू फॉर डे नंबर 6। तो क्लियरली हर एक डे के लिए जो हमारा हायरिंग स्टोरेज कॉस्ट है दैट इज मच लेसर देन हायरिंग कॉस्ट, कि अगर हम एक ट्रक हायर करके सारा का सारा माल मार्केट पे सेंड कर देते हैं तो इजंट इट सो। तो अगर हम डे 4 पे फॉर एग्जांपल सेंड करते हैं, ठीक है, और डे 7 पे सेंड करते हैं, तो डे 4 पे अगर हम सेंड कर रहे हैं मार्केट पे तो ये जो 560 है दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो, बट एक एडिशनली 1000 हमारा चार्ज ऐड हो जाएगा इसकी जगह पे, यानी कि प्लस 440 वाला चार्ज ऐड हो जाएगा, इजंट इट सो। बट फर्क क्या पड़ेगा कि डे 5 से जो हमारा ये चार्जेस हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे, और किस क्वांटिटी से किस क्वांटम से रिड्यूस होंगे, जितना अमाउंट हम ऑलरेडी मार्केट भेज चुके हैं दैट इज 700 यूनिट्स, अगर हम ऑलरेडी मार्केट भेज चुके होंगे तो 700 इंटू 0.8 यानी कि 560 रुपीज पर डे जो एक्स्ट्रा जा रहा है डे 5 और डे 6 का, ये रिड्यूस हो जाएगा हमारा, दिस विल गेट रिड्यूस्ड, इजंट इट सो। तो इन केसेस में हमारा कॉस्ट कितना रिड्यूस हो जाएगा, -560 ऑन डेली बेसिस फॉर दीज 2 डेज, डे 5 एंड डे 6। और डे 7 पे तो एक्चुअल में हमें स्टोर ही नहीं करना है, डे 7 पे तो सेंड ही करना है मार्केट पे, ठीक है। तो डे 7 पे तो इन एनी केस हमारा 1000 रुपीज आ ही रहा है ट्रक का कॉस्ट, हायरिंग का कॉस्ट। तो क्लियरली इफ वी सेंड द अमाउंट द यूनिट्स ऑन द डे 4 टू द मार्केट एंड डे 7 टू द मार्केट, डेफिनेटली वील बी सेविंग अ लॉट मोर देन मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा हमारा, बिकॉज यहां पे 1000 रुपीज का हमारा चार्ज आएगा, बट 1120 हमारा सेव भी तो हो रहा है। So definitely day 4 and day 7 option C should be the answer.
क्लियर है? ओके, डे 4 एंड डे 7 पे वी शुड बी सेंडिंग इट। क्या इससे बेटर कोई सॉल्यूशन हो सकता है किसी और केस में? अगर हम डे 3 पे सेंड कर दें फॉर एग्जांपल, अगर हम डे 3 पे सेंड करते हैं तो हमारा 363 बचेगा, बट फिर बाद में प्रॉब्लम ये आएगा कि इन एनी केस फिर उसके बाद में भाई एक बार और हम हायर कर सकते हैं ट्रक, और क्या करेंगे? गिवन ऑप्शंस में 4th एंड 7th इज द आंसर। ठीक है, कि 4th एंड 7th डे पे ट्रक शुड बी हायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The next question is about selecting the candidates for position of engineers. While selecting candidates for positions of engineers, a software firm followed criteria as given below. A candidate must be an engineering graduate with at least 60% marks at a degree and 80% marks at higher secondary level, HSC level. This is the first criteria, first condition. Second condition is have at least 1 year of experience of working. Third condition is be ready to sign a bond of 3 years. And fourth condition is must not be more than 28 years of age on 1st of February 2007. So these are the 4 conditions. However, if a candidate fulfills all the criteria except, यानी कि अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करता है उसके लिए भी कंडीशंस है एट फर्स्ट अबव, यानी कि अगर सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है बट फर्स्ट वाला फुलफिल नहीं करता है क्राइटेरिया, इन दैट केस बट हैज ऑब्टेन्ड, फर्स्ट फुलफिल नहीं करता यानी कि कोई एक कंडीशन उसकी मिसिंग है, बट हैज ऑब्टेन्ड 50% मार्क्स एट डिग्री एंड 70% मार्क्स at higher secondary respectively and has at least 3 years of work experience, the case may be referred to the director of the firm. The case may be referred to the director. Second case, option number B, at second above, अगर second condition को fulfill नहीं करता है but is willing to pay an amount of rupees 1 lakh if required to leave, the case may be referred to the president of the firm. Option C, at second above, अगर second ही fulfill नहीं करता है but is a computer engineer, the case may be referred to the DGM. Based on the above criteria and the information given in each of the following cases, you have to take the decision on employing a candidate. You are not to assume anything, and in the absence of adequate information, your answer will not be selected. Will be not be selected. अगर कोई भी information given नहीं है तो ये मान के चलना है कि that is not there, so our decision will be not selected. The case is given to you as on 1st of February 2007. Clear है? First question पे चलते हैं. Question 1 is Amir is a mechanical engineer with 65% marks at degree and 88% marks at HSC. तो 65% मार्क्स है डिग्री पे और 88% मार्क्स है HSC पे, और कंडीशन was at least 60% degree, 80% HSC. So this condition, first condition is fulfilled. Second is he completed engineering degree in 2003 at the age of 22. 22 था 2003 में, 2007 पे बात हो रही है, so he is at the max 26 और must not be more than 28. So fourth condition is also fulfilled and immediately started working in an engineering firm. So yes, 1 year से ज़्यादा का वर्क एक्स भी है उसका. He is keenly interested in going to USA and is not ready to sign a bond. प्रॉब्लम आ गया, not ready to sign a bond. और थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है और थर्ड कंडीशन का कोई और यहाँ पे बचाव भी नहीं है ABC में से. So clearly he will not be selected. Option B will be the answer. Okay. He can pay the bond, does not mind paying an amount of rupees 1 lakh, but वो तो तब है जबकि सेकंड कंडीशन फुलफिल ना होता, तो थर्ड नहीं फुलफिल हो रहा है, तो B is the answer. Question number 4, Raj Kishore, a computer engineer, has just completed graduation in July 2006. तो जुलाई 2006 में क्योंकि उसने अपना डिग्री कंप्लीट किया है, सो डेफिनेटली 1 ईयर का वर्क एक्स इज मिसिंग. एट द एज ऑफ 23 years, ऑब्टेनिंग 72% मार्क्स इन डिग्री, तो ग्रेटर देन 60% है, और 92% मार्क्स HSC. सो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड. He is willing to sign a bond. The third condition is also fulfilled, and definitely he is not more than 28 years because 23 years का है, जबकि उसने जुलाई 2006 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. तो सेकंड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, बट ही इज अ कंप्यूटर इंजीनियर. तो ऑल एट द सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड नहीं है, बट ही इज अ कंप्यूटर इंजीनियर. सो द केस मे बी रेफर टू द DGM. आंसर विल बी ऑप्शन C, that he will be referred to DGM. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो दीज क्वेश्चंस आर स्लाइटली इजी, बट यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है इन क्राइटेरिया को, कंडीशंस को, और उनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि कैलकुलेशन तो है ही नहीं कहीं पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुरी इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर फॉर पास्ट
2 years, so work X is fulfilled. She had secured 85% and 69% marks at HSC and degree. अब यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, बट क्लियरली देखोगे तो डिग्री में है 69% फुलफिल हो रहा है और HSC में 85%, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं. तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड एंड शी इज वर्किंग फ्रॉम पास्ट 2 years, सो वो तो फुलफिल हो गया. शी हैड जस्ट कंप्लीटेड 25 years ऑफ एज. 25 years ऑफ एज भी कंप्लीट किया है जस्ट, तो फोर्थ भी फुलफिल है. प्रॉब्लम ये है थर्ड वाला फुलफिल नहीं है बिकॉज बॉन्ड के बारे में कहीं पे मेंशन ही नहीं है. तो डेफिनेटली शी विल नॉट बी सेलेक्टेड बिकॉज बॉन्ड कहाँ है भाई, बॉन्ड कहाँ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Kamala is an engineering graduate with 66% master degree and 90% HSC. First condition fulfilled. She has joined engineering from 2 years ago at the age of 24. 24 पे ज्वाइन किया है 2 years ago, तो सेकंड भी फुलफिल हो गया. 2 years से ज़्यादा का वर्क एक्स हो गया और 28 से कम की है, सो दैट इज ऑल्सो फुलफिल्ड. शी इज ऑल्सो रेडी टू साइन द बॉन्ड, सो ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड. शी विल बी सेलेक्टेड. ऑप्शन ए इज द आंसर. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सेट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7. नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग डेटा सेट, इंटरेस्टिंग ग्राफ है, इसको प्रॉपरली समझना है इसको. इस ग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो क्राइटेरियन दिया है वाई एक्सिस पे, दैट इज नंबर ऑफ डेज, और राइट हैंड साइड पे जो क्राइटेरियन दैट इज कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, परसेंटेज ऑफ इनकम पर कैपिटा. और दीज आर द कंट्रीज चिले, जॉर्जिया, नाइगर, पराग्वे, तंजानिया, यूएई एंड यूके. So given below is the information related to cost of starting a business and a number of days required for specific business activities in select countries. The data labels for the bars are placed above them, while the same for the line graph are placed in the boxes. So these are the data labels for these bars, or the label in box is for the line graph. Okay, clear है? और ये जो डेटा लेबल्स हमारे बॉक्सेस में दिए हैं बार ग्राफ के लिए, दिस नंबर ऑफ डेज क्राइटेरिया फॉर द बार ग्राफ, एंड लाइन ग्राफ वाला जो है दिस इज फॉर कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. ओके, गिवन भी है हमें स्ट्रेट अवे कि दिस लाइन इज फॉर कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड दीज आर फर्स्ट बार इज फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, नंबर ऑफ डेज गिवन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस. Second is for time of export, time for export in number of days, and third is for time for import for number of days. Question number 1 for the data set is, if countries were ranked according to the number of days required to start a business, with the country requiring least number of days being ranked highest, जिसको सबसे कम दिन लगेंगे, that country is ranked highest. Which of the top 3 countries would have the least cost to per capita income ratio? Cost to per capita income ratio least किस country के लिए होगा? Okay, so रैंकिंग करते हैं. सबसे पहले तो रैंकिंग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, फर्स्ट बार के अकॉर्डिंग रैंकिंग करनी है. फॉर चिले दिस इज 15 डेज, 58 डेज फॉर जॉर्जिया, तो डेफिनेटली जॉर्जिया तो टॉप 3 में नहीं आ रही. 66 फॉर नाइजर, नॉट इन टॉप 3. 8 फॉर पराग्वे, 16 फॉर तंजानिया, 41 फॉर यूएई, 11 फॉर यूके. तो 8, 11 एंड 15. अब 11 एक सेकेंड, ठीक है. तो 8, 11 एंड 15 दीज आर द टॉप 3. So Paraguay will be at the top. Second will be UK and third will be Chile. And then we have to find which of the top 3 countries would have the least cost to per capita income ratio. और cost to per capita income percentage और ratio, percentage भी तो ratio ही है. So percentage जिसके लिए मिनिमम होगा that will be our answer. Paraguay के लिए percentage is equal to 2.6. 2.6. For UK this value is 4.1. For Chile this value is 35.8, very high. So definitely Paraguay is the answer. Option C. Is that clear? Okay. Next question. Question number 8. Ratio of number of days required for the export to import is least for which of the given countries? Export to import किस country के लिए least है? तो अगर हमारा रेशियो हमें मिनिमम करना है, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट को मिनिमम करना है, तो एक्सपोर्ट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, इंपोर्ट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. और एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पहले आ रहा है हमारे बार ग्राफ्स में और इंपोर्ट बाद में आ रहा है. तो 23 अपॉन 25 दिस इज डेफिनेटली लेस देन 1. 22 अपॉन 23 दिस इज डेफिनेटली लेस देन 1. ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं होता. दिस इज ग्रेटर देन 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता. दिस इज ग्रेटर देन 1, आंसर नहीं हो सकता. और ये वैल्यूज भी लेस देन 1 है. यही 4 शायद ऑप्शन भी है, यूके, यूएई, चिले एंड जॉर्जिया. हाँ बिल्कुल यही 4 ऑप्शन है. 23/25 फर्स्ट रेशियो, 22/23 सेकंड रेशियो. इंपॉर्टेंट ये है, ये ध्यान देना है, यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट है,
ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट होता तो ऑपोजिट लिख रहे होते। अब क्लियर 23/25 और 22/23 में लेसर वैल्यू कौन सी है? लेसर इज 23/25, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट क्लोजर है, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का गैप जो है इस केस में 2 है, सेकंड वाले केस में 1 का गैप है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर जॉर्जिया तो अब नहीं हो सकता है। एंड कंपेयरिंग दीज टू वैल्यूज, यहाँ पे फॉर UAE दिस इज 11/14 एंड फॉर UK दिस इज 13/17। अब जब भी हमें ऐसे किन्हीं दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो, ठीक है, 11/14 एंड 13/17, इफ वी नीड टू कंपेयर दीज तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और जिसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पे वैल्यू लिखोगे तो 11 इंटू 17 इज 187 एंड 13 इंटू 14 इज 140 प्लस 42 182, तो 182 इज लेस देन 187, तो क्लियरली हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी UK। ओके, बिकॉज 23/25 को भी कंपेयर करेंगे यहाँ पे 13/27 तो 13/17 इज मच लेसर, और वैसे भी कंपेयर करो ना तो 25 हमारा ज्यादा बड़ा डिनोमिनेटर है, बट तब भी डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का है और वहां पे डिफरेंस 4 का है, तो कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्लियरली हमारा आंसर इज UK ओनली, ऑप्शन A। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। Statement number 1 is saying in Tanzania number of days required for exporting is lower than number of days required for importing. Tanzania में import export के days क्या है? Days for exporting is 8, for importing is 6. तो 8 is greater than 6, not correct, not lower. तो ऑप्शन A तो आंसर नहीं है अपना। B, sum of number of days required for exporting and number of days required for importing is third lowest for UK. UK के लिए import export का sum क्या आ रहा है? That is 30 days, 25 for UAE, 14 for Tanzania, 19 for Paraguay। तो क्लियरली हमें 3 वैल्यूज तो यही मिल गई हैं, 19, 14 एंड 25, तो थर्ड लोवेस्ट तो नहीं हो सकता यूके के लिए, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। इन Paraguay नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज हायर देन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टिंग। Paraguay में नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज 8 एंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टिंग इज 9, तो दिस इज नॉट हाई, 8 इज लेस देन 9, तो C इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। जब 3 नहीं करेक्ट है तो D तो आंसर होना ही चाहिए, चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार, ठीक है। सो इन जॉर्जिया नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्टिंग इज लोअर देन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टिंग, तो 22 इज लेस देन 23, यस दैट इज करेक्ट क्लियरली, तो दैट इज करेक्ट, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। इस बार जो करेक्ट होंगे वो हमारे आंसर नहीं होंगे, फॉल्स होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इन चिले इज लोअर देन करस्पॉन्डिंग फिगर इन तंजानिया। Days required for starting a business Chile versus Tanzania. So 15 for Chile and for Tanzania this is 16. So 15 is less than 16, clearly this is true and hence this will not be the answer. Number of days required for starting a business in UK is equal to number of days for exporting in UAE. Days required for starting a business in UK is 11 and exporting के लिए UAE में 11, both are equal, so this is also true and hence not the answer. Option C, number of days required for importing in Georgia is higher than number of days required for exporting in Niger. Importing Georgia is 23, exporting Niger is 25. So this is definitely not correct. This is wrong and hence this will be the answer. ऑप्शन नंबर डी को भी फिर भी देख लेते हैं, हालांकि करेक्ट होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस एज परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम इन तंजानिया इज लोअर देन UAE. Tanzania और UAE में cost of starting a business as percentage of per capita. So for Tanzania this is 0.5 and for UAE this is 0. एक second. Cost of starting a business as percentage of per capita income in Tanzania is lower than that corresponding figure in UAE. तो okay, that is true है, हाँ ठीक है, true है, तो आंसर नहीं होगा ये। ओके, आई गॉट कंफ्यूज्ड कि ट्रू है कैसे ट्रू है इसलिए तो आंसर नहीं होगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर सेशन पसंद आ रहा है उसको लाइक जरूर करना है, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CATS@MBA। आई बिलीव अब तक कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो कर लेना, एंड यू कैन कनेक्ट विद टेलीग्राम एट ADITYAKT। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर देना है, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट। तो नेक्स्ट सेट इज अबाउट द डेटा फॉर 2010 एंड 2011 फॉर कार सेल्स। Okay, this is the data for car sales. If the 2010 sales for all car models is 80,000 and these have grown by 25% in 2011, then what is the approximate increase in the number of Figo cars sold in 2011 over 2010? तो डेटा जो हमें गिवन है 2010 के लिए, डेटा इज इन परसेंटेज,
बट 2011 में डेटा हमारा डिग्रीज में है, डेटा इज इन डिग्रीज। तो अप्रोक्सीमेट इंक्रीज कितना हुआ है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। 2010 में कितना है, 9% है, 9% ऑफ 80,000, 800 विल बी 1%, तो 9% हो जाएगा हमारा 800 इंटू 9 विच इज 7200। और 2011 में 44 डिग्रीज है, तो 44 डिवाइडेड बाई 360, दैट विल बी द प्रोपोर्शन और रेशियो मल्टीप्लाइड बाई 80,000 से कितना ग्रो किया है, 25% से ग्रो किया है, यानी कि 80,000 प्लस 20,000, टोटल नंबर ऑफ कार्स हो जाएगा 1 लाख। 0 से 0 गया, 4 से दिस विल बी 11, दिस विल बी 9, 11 फॉलोड बाई 4 zeros डिवाइडेड बाई 9, दिस विल बिकम 9 से डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी एक तरह से 11/9 का रेशियो देख लो, ठीक है, और फिर बाद में 4 zeros ऐड कर दोगे तो 11/9 कितना होता है, दिस इज 1 and 2/9, यानी कि 1.2222 इंटू 10 to the power 4 है, तो 12,222, 7,200 और 12,222 में अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस आ रहा है 5,000 का, बट ऑप्शन में 5,000 कहीं पे भी है नहीं, ऑप्शन ए इज द आंसर, 4860 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए पूछा है, 4860 विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is the 2010 similar information, how many car models have grown more than average growth rate for all the models taken together? क्वेश्चन पूछ रहा है कितने कार मॉडल्स एवरेज से ज्यादा ग्रो किए हैं। अब ये क्वेश्चन देखो पाई चार्ट में बहुत आसान हो जाता है, दिस इज वेरी इजी इन पाई चार्ट, बिल्कुल देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। कैसे पता लगा सकते हो, क्योंकि दोनों केसेस में हमारा जो प्रपोर्शन है पाई चार्ट में वो तो 100% है, ठीक है, भले परसेंटेज में डेटा दिया हो या डिग्री में दिया हो, बट हमें प्रपोर्शन कलर्ड भी तो किए हुए हैं, ठीक है, तो उन कलर्स पे फोकस करना है हमको, जहां पे भी प्रोपोर्शन हमारा पहले वाले केस से इंक्रीज किया होगा, ठीक है, जहां पे भी हम देख रहे हैं कि आगे वाला जो हमारा सेक्टर है वो इंक्रीज किया है पहले वाले से, तो डेफिनेटली वहां पे जो एवरेज ग्रोथ रेट से ज्यादा का ग्रो हुआ है, फॉर दैट ग्रोथ हुआ है फॉर द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कार मॉडल। फॉर एग्जाम्पल इन फिगो ऑब्जर्व करो क्लियरली, हमारा जो गोला है पहले वाले केस से ज्यादा एरिया हमको सेकंड वाले पाई में दिख रहा है, isn't it so? तो डेफिनेटली दिस हैज ग्रोन मोर देन द एवरेज ग्रोथ। सेम कहानी है होंडा सिटी के लिए, होंडा सिटी वाला भी ग्रो किया है ज्यादा, और अदरवाइज भी कंपेयर करें, दिस इज 14%, दिस इज 56 डिवाइड बाई 360, तो 10% आएगा 36, 10% इज 36, 20% 20 डिग्री से भी बच जा रहा है, तो 20 डिग्री कितना होगा, ऑलमोस्ट दिस विल बी अराउंड 6% के आसपास होगा, 6 to 7%, तो 17% के आसपास की वैल्यू होगी, ये भी हमारा डेफिनेटली ग्रो कर रहा है ज्यादा। और I10 में 21% है, 82 है, दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग मच हायर, क्योंकि 82 डिग्रीज हमारा 20% विल बी अराउंड 72 डिग्रीज, भाई टोटल 360 डिग्रीज है, 10% होगा हमारा 36 डिग्री, 20% होगा 72 डिग्री, तो दिस इज क्लियरली मच हायर देन 72, तो हमारा I10 में भी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। और फिर स्विफ्ट श्रिंक हो गया पूरी तरह से, 24% है पहले वाले केस में, और दूसरे केस में दिस इज लेस देन 20%, तो स्विफ्ट तो आंसर नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन तो ग्रो किए हैं, और सिमिलरली हमारा ये ऑल्टो भी क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज श्रिंक्ड, कम हो गया है प्रपोर्शन, तो ऑल्टो भी आंसर नहीं होगा। अदरवाइज कंपेयर करना है तो कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज कंपेयर करना जरूरी है, बहुत ज्यादा श्रिंक नहीं किया है, तो ऑल्टो 32% यहाँ पे है, यहाँ पे है 111 डिग्रीज, 30% हो जाएगा हमारा 108 डिग्रीज, तो अराउंड 31% आ रहा है वैल्यू। तो फॉर 3 कार मॉडल्स दिस हैज इंक्रीज्ड मोर देन एवरेज ग्रोथ रेट, and those car models are Figo, Honda City and I10, and for the rest of the two it has decreased, ठीक है, डिक्रीज एज सच मतलब कि इंक्रीज तो किया है बट लेस देन द एवरेज ग्रोथ रेट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द ग्राफ शोज population data, males and females, educated people data, males and females, and number of males in the population for a given period of 1995 2010. So this is what the data is about. In which year the percentage increase in the number of females over the previous year is highest? तो हमें गिवन क्या है, फिगर्स इन मिलियन पॉपुलेशन गिवन है, फिगर्स इन मिलियन एजुकेटेड गिवन है, और फिगर्स इन मिलियन नंबर ऑफ मेल्स गिवन है। टोटल पॉपुलेशन गिवन है और नंबर ऑफ मेल्स गिवन है, और पॉपुलेशन के बारे में लिखा है पॉपुलेशन डेटा इज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, पीपल डेटा इज ऑल्सो फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, तो मेल्स और फीमेल्स बस दो ही चीज़ें हैं। और टोटल 1996 ऑप्शन हमें क्या दिए, 1996, 1999, 2004 एंड 2005। 1995 में हमारा डेटा क्या है, 600 टोटल पॉपुलेशन, 300 इज नंबर ऑफ मेल्स, मिलियंस में है, तो 600 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 300 मिलियन विल बी नंबर ऑफ फीमेल्स। 1996 में दिस वैल्यू विल बी 650 माइनस 320 यानी 330,
तो 300 से 330 यानी कि 10% का इंक्रीज है, 10% का इंक्रीज है। फिर 1999 इज द सेकंड ऑप्शन। 1998 में वैल्यू है 700 माइनस 380 विच इज 320 मिलियन आर नंबर ऑफ फीमेल्स। और फिर 1999 में द वैल्यू 750 माइनस 400 विच इज 350। तो इंक्रीज आया, एब्सोल्यूट वैल्यू में तो इंक्रीज सेम है, 30 मिलियन का इंक्रीज है, बट दिस इज लेस देन 10% क्योंकि बेस हमारा इंक्रीज कर गया है, तो लेस देन 10% है। 2004 इज द थर्ड ऑप्शन। 2003 में दिस इज 800 माइनस 450, तो 350 मिलियन नंबर ऑफ फीमेल्स। और 2004 में दिस वैल्यू इज 845 माइनस 475, तो 345 प्लस 25 370, तो 20 का इंक्रीज आया है विच इज लेस देन 10%। और लास्ट इज 2005। तो 2005 में है 900 माइनस 480 420, 370 से 420 यानी कि 50 का इंक्रीज आया है, बेस है 370, डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 10%, ग्रेटर देन 10% है, ठीक है, अराउंड 13.5% के आसपास है। 2005 विल बी द आंसर, ऑप्शन डी फॉर श्योर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन 2002, 1 second, in 2002 if the ratio of number of educated male to educated female was 5:4 and the number of educated males increased by 25% in 2003, so what is the percentage change in number of uneducated females in 2003? एजुकेटेड का डेटा कितना गिवन है 2002 में? नंबर ऑफ एजुकेटेड इज 545, 2002 में एजुकेटेड आर 545, and the ratio of male and female is 5:4. 5 plus 4 टोटल इज 9 यूनिट्स, और 9 यूनिट्स हमारा बराबर 545 के, विच इज अप्रॉक्सिमेटली कितना होगा 60 61 के आसपास होगा, 60.5 है एस एच टू बी प्रिसाइज। यानी कि नंबर क्या आ जाएगा मेल्स और फीमेल्स का? मेल्स आ जाएंगे 5 इंटू 60.5 यानी कि रफली आ रहा है 303 मान लो, ठीक है, एक रफ वैल्यू, एग्जैक्ट आई मीन पॉइंट पॉइंट्स का ही फर्क है, तो हमारा 4 यूनिट्स आ जाएगा। मेल्स आ गया 303, तो फीमेल्स आ जाएंगी 242 मिलियन। और फिर हमें डेटा गिवन है नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल्स इंक्रीज बाय 25% 2003, तो ये डेटा है 2002 का। 2003 के नंबर्स क्या होंगे? मेल्स इंक्रीज बाय 25% और 303 का 25% इज 75, तो दिस विल बी 378 या 379, कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है, तो 379 के अप्रॉक्स आ गया। और टोटल 2003 में कितना है एजुकेटेड? 560, सॉरी दिस इज नॉट फॉर, हाँ 560 है, 560 में से 379 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 180, 380, 180, 181, ठीक है, 181 डेटा आ जाएगा। क्लियर है? बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ अनएजुकेटेड फीमेल्स इन 2003? अनएजुकेटेड फीमेल्स में परसेंटेज चेंज क्या आया है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो 2002 में अनएजुकेटेड फीमेल्स कितनी होंगी? टोटल फीमेल्स कितनी है 2002 में? 790 माइनस 440, तो 350 इज नंबर ऑफ फीमेल्स, 350 मिलियन, यानी कि 108 आर अनएजुकेटेड, UEF अनएजुकेटेड फीमेल्स आर 108, क्योंकि 242 तो एजुकेटेड है। सिमिलरली 2003 में बात करें तो फीमेल्स है टोटल कितनी? 800 माइनस 450 यानी कि 350 अगेन, 350 अगेन, बट एजुकेटेड फीमेल्स है 181, तो 169 विल बी अनएजुकेटेड फीमेल्स, तो 108 in 2002 and 169 in 2003. There is a change of 61 मिलियन और बेस है 108, तो अप्रोक्सीमेटली 56% के आसपास आंसर आ रहा है। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर? ओके, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is in the year 2005, total population living in urban area is equal to 68% of educated population. The ratio of number of people living in urban area to people living in rural area is 43:12 in 2010. What is the ratio of rural population 2005 to 2010? तो 2005 में total population कितना है अपना? 900 है, and it is given that population living in urban area is equal to 68% of educated population. Educated population है 600, तो 68% ऑफ 600 कितना होगा? 68 इंटू 6, 6 इंटू 6 360 प्लस 48, तो 408 आ जाएगा। 408 आउट ऑफ 900 आर लिविंग इन अर्बन एरिया। are living in urban area, remaining that is 492 are living in rural area.
The ratio of number of people living in urban to rural area is 43:12 in 2010. 2010 में डेटा टोटल कितना है? That is 9, एक सेकेंड, 950 है. कहाँ पे डेटा कर रहे हैं? हाँ 2010 यहाँ पे थोड़ी आ रहा है, 2006 है. 2010 में दिस इज 1100, ठीक है. और 1100 में से अर्बन रूरल का रेशियो क्या है? 43:12, यानी कि 55 यूनिट्स है टोटल. 43 + 12 is 55 यूनिट्स, और 55 यूनिट्स बराबर है हमारा 11,000 के, 1100 के, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20. तो अर्बन और रूरल का है, यानी कि 860 आ जाएंगे. 860 मिलियन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज एंड 240 मिलियन विल बी लिविंग इन रूरल एरियाज. तो रूरल एरियाज का रेशियो क्या है 2005 और 2010 का? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग. 492/240. तो 242 जाए इंटू 2 इज 480. तो दिस इज 2.05. ऑप्शन सी क्लियरली. ओके, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next is assume we've been given unit price for some products, revenue and total profit data is given. Okay, so there is some product जिसके लिए हमें from 2000 year to 2010 हमें डेटा गिवन है यूनिट प्राइस का, एंड रेवेन्यू का डेटा गिवन है, टोटल रेवेन्यू कितना अर्न कर रहा है और टोटल प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है हर ईयर. एंड इट इज गिवन दैट assume that there is no fixed cost component and all the units produced are sold in the same year. जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उतना पूरा का पूरा सेल हो जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच ईयर पर यूनिट कॉस्ट इज हाईएस्ट. पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? यूनिट प्राइस गिवन है, रेवेन्यू गिवन है. तो रेवेन्यू फॉर एग्जांपल अगर 2000 की बात करें, 2000 में हमारा पर यूनिट कॉस्ट यूनिट प्राइस है 10 रुपीज, ₹10 यूनिट प्राइस है, और 2000 का रेवेन्यू कितना है? दैट इज 700 रुपीज. तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी होंगी? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस, यानी कि 700 डिवाइड बाय 10, 70 यूनिट्स विल बी देयर. क्लियर है? कॉस्ट निकालना है फिर हमको. रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट तो जीरो है इस ईयर में, तो कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्ट कितना आएगा? अगर प्रॉफिट जीरो है तो फिर तो यूनिट प्राइस और यूनिट कॉस्ट दोनों सेम होगा. जिस ईयर में भी हमारा प्रॉफिट इज जीरो तो यूनिट प्राइस और यूनिट कॉस्ट सेम ही होना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जैसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं. क्वेश्चन साफ साफ बता रहा है. इज दैट मच क्लियर? तो पर यूनिट कॉस्ट हमारा किस ईयर में हाईएस्ट होगा? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. और आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज क्वांटिटी सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2000 टू 2010. अप्रॉक्सीमेट एवरेज क्वांटिटी यानी हर एक केस में हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वोलेटिलिटी ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग 2010 इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड सो ऑन. तो बेसिकली हमें हर एक डेटा निकालना पड़ेगा फॉर ईच ईयर टू कंपेयर दीज वैल्यूज. तो कैलकुलेटिव थोड़ा बहुत होने वाला है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है क्योंकि वैल्यूज ईजी लग रही हैं, ठीक है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा. तो सारा के सारा कैलकुलेशन एक साथ कर देते हैं ताकि सारे के सारे क्वेश्चन को एक साथ हम कर पाएं. अदरवाइज हर एक क्वेश्चन में टुकड़ों टुकड़ों में कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन को फिर हमें बार बार करना पड़ेगा. तो फटाफट से सारी कैलकुलेशन एक साथ निपटा देते हैं. ओके, तो ये मैंने पहले से ही टेबल बना दिया, तुमको अपना टेबल अपना खुद से बनाना है, ठीक है. और एग्जाम में भी ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो एक साथ सारा के सारा डेटा कलेक्ट कर लो और प्रॉपर्ली सॉल्व करो. डिपेंड ऑन टाइम कितना गिवन है तुम्हारे पास, कि कितना टाइम रह रहा है, ठीक है, सेक्शन के लिए. तो उसको देख के करना है. अगर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है तो फिर एक दो क्वेश्चन ही निपटा सकते हो, तो उस हिसाब से फिर सॉल्व करोगे. वो क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई करो सेट में, क्योंकि कई बार कई सेट में होता है कि कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा. हो सकता है पहले ही क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो, और थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन ऐसा हो जो कि बहुत ईजी हो या बहुत कम कैलकुलेशन हो जाए, तो उस क्वेश्चन को पहले करना है, ठीक है. ओके, सो यूनिट प्राइस क्या है? प्राइस हमारा 10 है फॉर 2000, देन 14 फॉर 2001, 12 एंड 12 फॉर 2002, 2003, then this is 11 and 8 for 2004 and 5, for 2006 this is 10, then 14, then again this is 10 and 10, and last it is 15. Revenue is given 700, 1400, then 1200, 900, 1100 and 400, then 200, 700, 600, 800 and 900.
तो यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएगा हमारा 700 by 10 विल बी 70, 1400 by 14 विल बी 100, 1200 by 12 100, 900 by 12 75, 1100 by 11 will be 100, 400 by 8 it is 50, then 20, then 50, 60, 80 and 60. प्रॉफिट की वैल्यूज गिवन है हमें 0, 100, 300, then 150, 0, 150, 100, 200, 0, 400 and 300. तो कॉस्ट आ जाएगा 700 minus 0, that is 700, 1300. Unit cost will be 10, 13, then cost is 900, 750. So unit cost will be 9 and 10, then 1100, 250, 11, 5, 100, 500, 5, 10, 600, 400, 600. तो 10. कैलकुलेशन इज वेरी इजी इन दिस क्वेश्चन. किसी भी कैलकुलेशन के लिए हमें टाइम नहीं लग रहा है. ठीक है, फटाफट से सारी वैल्यूज आ गई हमारी. क्वेश्चन 1 है, इन विच ईयर पर यूनिट कॉस्ट इज हाईएस्ट? 2002, 1, 5 एंड 7. 2, 1, 5 एंड 7. 2002 में दिस इज 9, फॉर 1 दिस इज 13, और फिर क्लियरली 30 से ज़्यादा कहीं पे है नहीं, तो 13 इज द आंसर. 2001 इज द आंसर, ऑप्शन बी. क्लियर? क्वेश्चन 1 तो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the approximate average quantity sold during the period 2000 to 2010? एवरेज क्वांटिटी कितना सेल हुआ है वो क्वेश्चन पूछ रहा है. उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सम सारी क्वांटिटीज का. तो यूनिट्स कितना है? 70 प्लस 100 170, 170 प्लस 100 270, 270 प्लस 75 कर रहे हैं, तो हमेशा पार्ट्स में करो. 75 को 70 और 5 में ब्रेक कर लो, और बिना लिखे करना है क्योंकि कितना लिखोगे. ठीक है, जितना ज़्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा. 270 प्लस 70 340 प्लस 5 345 प्लस 100 445, 495 प्लस 20 515, 565, 565 plus 60, that is 615, then 695 and 60, यानी कि 755. ओके, तो 755 वैल्यू आ रहा है, और नंबर ऑफ ईयर्स 10 नहीं है, 11 है. 11 है तो डिवाइड बाई 11 करोगे तो 7 टाइम्स जा रहा है, अराउंड 70 आ रहा है वैल्यू, रफली 70 आ रहा है. ठीक है, रफली 70 आ रहा है. एक बार फिर से कैलकुलेशन देखते हैं. 755 है कि 765 है, एक बार ये चेक कर लेते हैं. 170 270 345 445 495 515 565 625 705 765 वैल्यू आ रहा है. 765 वैल्यू है, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था बीच में. ठीक है, 765 इज द आंसर. आई मीन 765 डिवाइडेड बाई 11, 70 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी. क्लियर है? ओके. और अगर कैलकुलेशन में तुमको प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि भाई कैलकुलेशन में तुम्हें टाइम लग रहा हो या प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उस केस में ऐसे करो कि यूनिट डिजिट को एक साथ कर लो, लिख लो, और फिर बाद में जो बची दो डिजिट्स हैं उनको एक साथ में कैलकुलेट करो. ठीक है, उनको एक साथ में कैलकुलेट करो, बट कोशिश ये करो कि सारा वैल्यू एक साथ कर सको बिना लिखे हुए, और प्रैक्टिस इसके लिए करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यूज आ गए, हर एक वैल्यू को अलग अलग ऐड करो, फिर बाद में कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कैलकुलेशन ठीक आया है कि नहीं आया है. ओके, ठीक है. Next question is, if volatility of a variable during 2010 is maximum value minus minimum value divided by average value, then which of the following is true? Price per unit has highest volatility, cost per unit has highest volatility, total profit को highest volatility है या revenue को, यानी कि इनमें से किस वैल्यू के लिए price per unit, cost per unit, total profit और revenue किसके लिए highest volatility होगा? That is what the question is asking. Okay. Now think about it. सॉल्व करना है वो तो बाद में देखेंगे, बट पहले सोच के एक बार देखते हैं कि किसके लिए हाईएस्ट वोलेटिलिटी एक्चुअल में होना चाहिए, किस वैल्यू के लिए हाईएस्ट वोलेटिलिटी होना चाहिए हमारा. ठीक है, तो प्राइस पर यूनिट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, डेटा उसका, डेटा इज ऑलरेडी गिवन. मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? मिनिमम इज 0, नहीं 0 नहीं, मिनिमम इज 8. 0 इसलिए लग रहा था क्योंकि 8 से स्टार्ट हुआ. मिनिमम इज 8 और मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है हमारा 15, और एवरेज वैल्यू समवेयर इन द मिडिल, समवेयर इन द मिडिल बिटवीन 8 एंड 15, तो 10-11 के आसपास होगा फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करते हैं. ठीक है, सो 10-11 के आसपास हमारा एवरेज होगा. रेंज आ रहा है हमारा कितना? 15 माइनस 8 यानी कि 7 का, तो 7/11 के आसपास 70.7 के आसपास का हमारा वोलेटिलिटी आएगा प्राइस का. इजंट इट सो? प्राइस का वोलेटिलिटी आएगा अराउंड
ऊपर तो हमें पता है न्यूमरेटर में एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली दिस विल बी अराउंड 11 या 10 या, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और यही बात करें अगर कॉस्ट के लिए, कॉस्ट में रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 13 और मिनिमम है 5, मैक्सिमम 13 है, मिनिमम है 5। फॉर कॉस्ट पर यूनिट 13 माइनस 5, और क्लियरली जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा इस केस में वो प्राइस के एवरेज से तो लेसर ही होगा ना, क्योंकि कॉस्ट हमारा प्राइस से तो कम ही होगा, क्योंकि लॉस तो हो नहीं रहा, हर जगह प्रॉफिट है, या तो जीरो है या प्रॉफिट है। तो डेफिनेटली हमारा प्राइस का जो वोलेटिलिटी है वो कॉस्ट के वोलेटिलिटी से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, बिकॉज एक तो हमारा डिनोमिनेटर भी छोटा है, यहां पर डिनोमिनेटर हमारा 8 का है, रेंज ज्यादा बड़ी है कॉस्ट में, प्राइस की रेंज छोटी है, और प्राइस में हमारा एवरेज जो आएगा दैट विल बी मच हायर देन कॉस्ट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर ये बात समझ पा रहे हो तो फिर तुम कैलकुलेट नहीं करोगे प्राइस पर यूनिट को, चेक कर नहीं करोगे कि उसका हाईएस्ट वोलेटिलिटी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली नहीं होगा। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग कि डेफिनेटली प्राइस पर यूनिट में तो आंसर नहीं आएगा, चेक करने को हम कर सकते हैं पर वो आंसर नहीं होगा। ओके, कॉस्ट का एवरेज निकाल लेते हैं। कॉस्ट में एवरेज कितना आएगा अपना? 10 + 13 23 + 9 32 42 53 58 63 73 83 88 98। तो 98/11, 98/11 देखिए रफली 9 आ रहा है, तो 8/9 हमारा वोलेटिलिटी आ रहा है फॉर कॉस्ट पर यूनिट। अब प्रॉफिट के बारे में बात करें, प्रॉफिट हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, या तो 0 है, और हाईएस्ट वैल्यू आ रही है हमारी 400, और एवरेज समवेयर इन द मिडिल होगा, 100 के आसपास होगा, 100 के आसपास होगा, जबकि रेंज हमारा कितना है, रेंज इज 400, नहीं 100 बोला, 200 के आसपास होगा, और हमारा रेंज है 400 का। तो क्या यहां पे देख पा रहे हो कि जब रेंज हमारा 400 का, 400 माइनस 0 है, टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करें, और एवरेज किसी भी हालत में हमारा डेफिनेटली 400 से छोटा एवरेज आएगा, क्योंकि 400 तो मैक्सिमम वैल्यू है, और 200 250 के आसपास आएगा, तो दिस इज ग्रेटर देन 1 फॉर श्योर, दिस इज ग्रेटर देन 1 फॉर श्योर, इजंट इट सो? रेवेन्यू के लिए बात करें, मैक्सिमम वैल्यू है 1400, मिनिमम है 200, और एवरेज विल बी समवेयर इन द मिडिल। लेटर से 900 मान लेते हैं, 900 आएगा, ठीक है। तो रेंज हमारा कितना आ रहा है, 1400 माइनस 200 माइनस 400, सॉरी 1400 माइनस 200, तो रेवेन्यू के लिए आ रहा है वैल्यू डिवाइड बाई रफली 900 के आसपास हम एवरेज अगर मान लें, तो ये वैल्यू आ रहा है 1200/900, यानी कि 4/3 आ रहा है। और यहाँ पे दिस वैल्यू विल बी नॉट जस्ट ग्रेटर देन 1, बट ये हमारा एवरेज 250 के आसपास भी आएगा, तो भी डेफिनेटली टोटल प्रॉफिट के लिए हाईएस्ट वोलेटिलिटी होगा, दैट इज फॉर श्योर। ऑप्शन सी शुड बी द आंसर। कैलकुलेट अभी हम करना है तो कर लेंगे, बट ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ ग्राफ को देख के भी और वैल्यूज को देख के भी, एक एस्टिमेशन लगा के भी वी कैन करेक्टली आंसर कि डेफिनेटली यहाँ पे टोटल प्रॉफिट का हाईएस्ट वोलेटिलिटी होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि हमने रेंज देखा, एक एवरेज वैल्यू का अप्रॉक्सीमेशन लिया, और उसके अकॉर्डिंग वी डिड्यूस्ड दैट टोटल प्रॉफिट हैज द हाईएस्ट वोलेटिलिटी। तो प्राइस के लिए हम चेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। तुमको करना है तो एक्सरसाइज एक अपने एंड पे कर लेना, अपने एंड पे कर लेना, देख लेना कि प्राइस पर यूनिट का जो वोलेटिलिटी है दैट विल बी मच लेसर देन कॉस्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि प्राइस का जो बेस है, डिनोमिनेटर है, दैट इज मच हाइयर देन कॉस्ट, और न्यूमरेटर इज लेसर देन कॉस्ट। तो डेफिनेटली प्राइस और कॉस्ट में तो कॉस्ट का वोलेटिलिटी ज्यादा है, वोलेटिलिटी ऑफ कॉस्ट इज ग्रेटर देन वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस, दैट इज फॉर श्योर। और वोलेटिलिटी ऑफ कॉस्ट इज ऑल्सो लेस देन 1 ऑलमोस्ट, ठीक है, लेस देन 1 होगा रफली, हालांकि ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही हो सकता है। एवरेज जो है, एवरेज एग्जैक्टली आ गया, खैर तो एवरेज हमने निकाल लिया है, तो हाँ लेस देन 1 ही आया है, क्लियर है। टोटल प्रॉफिट में डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है, फॉर श्योर है, क्योंकि वहां पे तो 0 से हम सीधे से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो एवरेज हमारा इन एनी केस 400 से छोटा ही आना है, क्लियर है। एक बार कैलकुलेट करने के लिए कर लेते हैं इसको, तसल्ली के लिए सिर्फ। तो टोटल प्रॉफिट का हमारा वैल्यू क्या है, 400 550 700 800 1000 1400 1700, तो 1700/11, 1700/11 प्रॉफिट का एवरेज अराउंड कितना आ रहा है, दिस इज 160 के आसपास आ रही है वैल्यू, ठीक है, 150 160 के बीच में आ रही है, तो 160 से डिवाइड कर दोगे 2.5 रफली, और क्लियरली दिस इज 2.5, और पॉसिबली नीचे हमारा 2.5 कैसे आएगा रेवेन्यू के लिए, तो टोटल प्रॉफिट हमारा डेफिनेटली आंसर होगा। रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, तुम अपने एंड पे एक्सरसाइज करके कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। If the price per unit decreased by 20% during 2000 to 2004 and cost per unit increased by 20% during 2005 to 2010, then during how many number of years there is a loss? किन years में loss पक्का होगा?
ओके, प्राइस डिक्रीज किया है 20% से, कब से कब तक, 2000 से 2004 तक प्राइस हैज डिक्रीज्ड बाय 20%। और तो प्राइस डिक्रीज किया है तो रेवेन्यू भी डिक्रीज करेगा, प्राइस पर यूनिट डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ रेवेन्यू डिक्रीज करेगा 20% से। और कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज किया है 20% से 2005 से 10 तक, उसके लिए हमने ऑलरेडी डेटा अपना जो बनाया हुआ है उसमें हम एडजस्ट करेंगे 20% से। और क्वेश्चन पूछ रहा है कितने ईयर्स में हमारा लॉस होगा। ओके, सो जहां पे भी हमारा प्रॉफिट जीरो आ रहा है वहां पे तो पक्का लॉस होने वाला है, क्योंकि डिक्रीज आ रहा है, और दोनों से हमारा चाहे कॉस्ट इंक्रीज करे या प्राइस डिक्रीज करे, दोनों केसेस में हमारा प्रॉफिट डिक्रीज करने वाला है, तो जीरो वाले केस में तो लॉस होगा, पक्की बात है। 2000, 2004 एंड 2008 में तो लॉस पक्का है, बाकी ईयर्स में चेक करना पड़ेगा, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां पे भी अगर हम सिर्फ ग्राफ को देखें तो वी नो कि 2004 तक तो हमारा प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो रेवेन्यू डिक्रीज करेगा, तो 2001 में 1400 है, 1400 20% विल बी 280, तो -280 हो जाएगा, और प्रॉफिट हमारा लेस देन 280 है तो यहां पे भी लॉस होगा। 2002 में 1200 है, -240 होगा, बट इस बार हमारा प्रॉफिट 300 है, तो लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा बट फिर भी प्रॉफिट ही रहेगा। 2003 में दिस वैल्यू 900, तो -180 होगा, -180 होगा, और दिस वैल्यू इज 150, तो इस बार भी लॉस हो जाएगा हमारा, दिस इज 150 और -180 हो रहा है क्योंकि 900 वैल्यू था, तो क्लियरली हमारा 2003 में भी लॉस होगा। तो 4 ईयर्स तो मिल गए हमें लॉस के। अब आगे हमें चेक करना पड़ेगा किससे, कॉस्ट पर यूनिट से चेक करना पड़ेगा। कॉस्ट को 20% से इंक्रीज करेंगे तो कितना इफेक्ट आएगा, डेटा लेते हैं अपना। कॉस्ट को 20% से इंक्रीज कर रहे हैं 2005 ऑनवर्ड्स, ठीक है, और प्रॉफिट हमारा 150 है, तो यहाँ पे चेंज आएगा 50 का, तो क्लियरली 50 इज लेस देन 150, तो प्रॉफिट हमारा रिड्यूस होगा, जीरो निगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे भी +20 होगा, निगेटिव नहीं होगा, +100 होगा, निगेटिव नहीं होगा, और यहाँ तो जीरो पहले ही हम देख चुके हैं, लॉस होगा, पक्की बात है, तो इसको चेक नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे तो लॉस होने वाला है। इफेक्टिवली +120 होगा, और 400 वाले केस में कितना होगा, दिस विल बी +80 एंड दिस विल बी +120। तो यहाँ पे तो किसी भी केस में हमारा लॉस नहीं आ रहा है एक्सेप्ट वन जो ऑलरेडी हम देख चुके थे। टोटल कितने ईयर्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, और 5 ईयर्स देयर विल बी अ लॉस, ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आती है बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग क्यूमुलेटिव प्रॉफिट फॉर द इंटायर पीरियड कितने से डिक्रीज करेगा ड्यू टू दीज टू चेंजेस, जो ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किए हुए थे, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट पे चेंज क्या आएगा ये हमें देखना है, तो इसके लिए तो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। ओके, सो ऑल दीज वैल्यूज की वजह से कितना चेंज आएगा, कितना डिक्रीज आएगा, 50 + 20 70 + 100 170 + 120 290 + 80 370 490, यानी कि 490 का कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट हमारा 490 से डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली रेवेन्यू कितने से डिक्रीज कर रहा है, -160 -280, या फिर स्ट्रेट अवे 2000 से 2004 तक का सारा का सारा वैल्यू को ऐड कर लो, क्या कितना आ रहा है, 14 + 8 2200 3400 43 5400, 5400 का 20%, तो चलिए 1080, तो 1080 से डिक्रीज करेगा यहाँ पे, 1080 और 490 को ऐड कर दो, दैट विल बी द आंसर। 1080 + 490 यानी कि 1570 रुपीज़ का डिक्रीज है, रुपीज़ नहीं कितना है यहाँ पे, अच्छा रुपीज़ में ही है और थाउजेंड्स या किस में है, एनीवे जो भी है, हाँ रुपीज़ का ही है, तो 1570 रुपीज़ का डिक्रीज आएगा, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट। आई बिलीव सेट के क्वेश्चंस में आपको मजा आया होगा, वेरिएशन भी अच्छा मिला होगा और प्रैक्टिस भी बढ़िया हो गई होगी, ठीक है। ऐसे ही एक और सेट अगर पॉसिबल रहा तो एक और सेट अभी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे कुछ और रिलेवेंट डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स को लेंगे तो कंपैरिजन और बेटर अपना प्रिपरेशन करेंगे, और एडिशनली कुछ और सेशंस लेंगे जहाँ पे कि 1-2 सेट को और एडिशनली डिस्कस करेंगे अलग से अपार्ट फ्रॉम द मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम @ADITYAKT एंड CATZMBA ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो अगर अब तक नहीं किया है तो। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।